Assalamualaikum. I'm teacher from Ilm Online Academy, and in today's class we are going to start our past paper. That is the past paper of theory, and the season is May June, and the session is 2011, and this is the extended paper 3. Okay, you can see this paper on my screen. Okay, let's start the paper. Okay, from the first question, they are saying that they have given you a table and they are saying complete the table below to identify the physical quantities as scalars or vectors. जो हमें आपके पास यहाँ पर जो टेबल गिवन है उस टेबल के अकॉर्डिंग हमने बताना है कि हमारे पास जो गिवन क्वांटिटीज हैं टेबल में दैट आर वेदर स्केलर क्वांटिटीज और आवर वेक्टर क्वांटिटीज. ओके, स्केलर क्वांटिटीज आपको पता है कि स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज के जिनको आप जस्ट उनके मैग्नीट्यूड मींस उनके नंबर जस्ट लाइक दिस के उनका मैस 2 किलोग्राम, ठीक है, उनकी बेस पे आप उसको डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, स्केलर ये जो हमारे पास डिफरेंट क्वांटिटीज यूज होती हैं, फोर्स हम यूज करते हैं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इसके साथ हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होता है वो ये होता है कि आपके पास लेट्स से कोई बॉडी है, वो मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड के साथ, तो उसमें जो 2 है, 2 उसका मैग्नीट्यूड है. ओके, नंबर, हम मैग्नीट्यूड को बेसिकली कहते हैं क्या है, मैग्नीट्यूड हमारे पास सिंपली नंबर होता है क्वांटिटी का. ठीक है, ओके, या आप ये भी कह सकते हैं मैग्नीट्यूड इज द क्वांटिटी. फर्दर देखें, स्पीड हमारे पास क्या है, स्पीड जो है वो हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है. स्पीड स्केलर क्वांटिटी इस वजह से है बिकॉज स्पीड का हमने पढ़ा है कि स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइडेड विद द टाइम. ठीक है, डिस्टेंस इज आल्सो स्केलर एंड जो आपका टाइम ही है वो भी आपका एक स्केलर क्वांटिटी है. सो स्पीड आपके पास फर्स्ट में क्या आ जाएगी, स्पीड इज योर स्केलर. मैं आपके पास स्केलर को एस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ एंड वेक्टर को मैं आपके पास वी से रिप्रेजेंट करूंगी. व्हाट इज द वेलोसिटी? वेलोसिटी क्या है? यू नो दैट वेलोसिटी इज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. ओके, कि आपके पास बॉडी की डिस्प्लेसमेंट में टाइम के रिस्पेक्ट से जो चेंज आए. ठीक है, डिस्टेंस हम जो स्पीड के लिए यूज करते हैं और डिस्प्लेसमेंट हम जो वेलोसिटी के लिए यूज करते हैं, ये दोनों आपके पास क्या है, डिफरेंट थिंग्स हैं. डिस्प्लेसमेंट एंड डिफरेंट जो है वो आपके पास दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपके पास टोटल लेंथ की कवरेज होती है, जो टोटल आपकी लेंथ होती है. ठीक है, और जो आपके पास एक आपका कोई पाथ है, जो टोटल कवरिंग पाथ है, वो आपका डिस्टेंस है सिंपली. और उस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए जो शॉर्टेस्ट आपके पास पाथ होता है, जो शॉर्टकट हमारे पास होता है, उसको हम कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम कहते हैं, दैट इज आवर डिस्प्लेसमेंट. एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो वेलोसिटी हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. ओके, इट्स मीन कि अगर आपने वेलोसिटी को डिस्क्राइब करना है तो वेलोसिटी को जस्ट आप उसके मैग्नीट्यूड की बेस पे डिस्क्राइब नहीं कर सकते. लाइक कि आपके पास एक बॉडी है, वो 25 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, लेकिन वो वेलोसिटी से मूव कर रही है, किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इधर एक्स एक्सिस में मूव कर रही है, वाई एक्सिस में मूव कर रही है, या फिर आपके पास जी एक्सिस में मूव कर रही है. ओके, तो आपके पास वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. अगेन डिस्टेंस, जैसे मैंने स्पीड में बताया है, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी. फोर्स, फोर्स हमारे पास, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ एफ इज इक्वल टू एम ए. ठीक है, मैथ इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज योर वेक्टर क्वांटिटी एंड मैथ इज योर स्केलर क्वांटिटी. सो वेक्टर मल्टीप्लाइड विद द स्केलर इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, फोर्स के भी लिए भी आपको उसकी डायरेक्शन रिक्वायर्ड होगी. फर्दर काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी जो है वो आपके पास किसी भी टाइप की जो होती है, एनर्जी के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है. एनर्जी जो है वो आपकी क्या है, एनर्जी इज योर स्केलर क्वांटिटी. ओके, फर्दर सी द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इन द बी पार्ट दे आर सेइंग दैट फिगर 1.1. ठीक है, हमें एक फिगर शो की गई है, फिगर 1.1 shows the path of a football as it kicked along the ground between 3 players. ठीक है, आपके पास 3 प्लेयर्स शो किए हैं, ए प्लेयर, बी प्लेयर एंड सी प्लेयर. एक फुटबॉल को किक किया है आपके पास इन 3 प्लेयर्स के दरमियान में, ए ने किक किया है बी को, बी ने फर्दर सी को. द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेयर आर शोन, आपके पास डिस्टेंस जो है वो मार्क किया हुआ है, ए और बी से के दरमियान डिस्टेंस 18 है, टू बी एंड सी के दरमियान डिस्टेंस आपके पास 21 मीटर है. The ball takes 1.2 seconds to travel from A to B player. ठीक है, आपके पास A से B तक जाने में आपकी बॉल को कितना टाइम लगता है, 1.2 सेकेंड्स. इट्स मीन कि जो 18 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ है वो कितने टाइम में कवर हुआ है,
वो आपके पास कवर हुआ है 18 मीटर, सॉरी कितने टाइम में कवर हुआ है, 1.2 सेकेंड्स में कवर हुआ है। ओके, so they are saying that calculate the average speed of the ball between A and B। ठीक है, आपने एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। अब आपको पता है एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड विद द टोटल टाइम। ठीक है, ओके, डिस्टेंस हमने किसके दरमियान दिया हुआ है, ए से बी प्लेयर के दरमियान में, और वो हमें गिवन है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है, टोटल डिस्टेंस इज 18 मीटर जो ए और बी के दरमियान है, डिवाइडेड विद द टोटल टाइम दैट इज 1.2 सेकेंड। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसको 18 मीटर को डिवाइड कर देंगे हम 1.2 सेकेंड से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, द आंसर विल बी इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, द यूनिट फॉर द स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। नाउ सी फर्दर, नेक्स्ट टू दिस इज बी, इसकी का आपके पास पार्ट है, प्लेयर बी किक्स द बॉल टू प्लेयर सी। प्लेयर बी आपके पास क्या करता है, बॉल को किक करता है प्लेयर सी की तरफ। ठीक है, इट ट्रेवल विद द सेम एवरेज स्पीड। सेम एवरेज स्पीड मतलब जो हमने पहले ए से बी तक में हमने एवरेज स्पीड फाइंड आउट किया है, दैट वाज 15 मीटर पर सेकेंड। हम यहाँ पर अगेन मार्क कर लेते हैं ताकि हम इसको नेक्स्ट पार्ट में यूज कर सकें अगर इसका यूज हुआ तो इट इज 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इट ट्रेवल्स विद द same average speed, calculate the time taken for the ball to travel from B to C। अब आपने इस पार्ट में क्या करना है, in this part we have to calculate the time। okay, again हम आपके पास speed का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। we know that speed of the body is equals to distance divided with the time t। okay, ठीक है, डिस्टेंस हमें टाइम फाइंड आउट करना है, सो हम इस इक्वेशन को अरेंज कर लेंगे। आप टाइम को इक्वल के लेफ्ट साइड पे ले जाएं, सो टाइम विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड विद द स्पीड। ओके, स्पीड उन्होंने हमें आपके पास कहा है कि वही एवरेज स्पीड होगी जो हमने ए और बी के लिए की है, तो आपके पास डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अब होगा आपका 21 मीटर, बिकॉज हमने बी और सी का डिस्टेंस लेना है, और एवरेज स्पीड उन्होंने हमें बताई है दैट इज 15 मीटर पर second। okay, so simply 21 is divided with 15, so your answer for the time will be equals to 1.4 seconds। so that is the value of time। okay, let's see the next part of this question। yes, in the next part they are saying that suggest why the speed of the ball might change during its motion from A to B। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपने सजेस्ट करना है why the speed of the ball might change। ठीक है, स्पीड जो है बॉल की वो चेंज क्यों होगी जब आप A से B उसको किक करेंगे। लेट्स से कि आपने जब उसको किक किया अपने फुटबॉल को, तो आपकी स्पीड थी, जो हमने एवरेज स्पीड फाइंड आउट की है 15 मीटर पर सेकेंड, लेकिन आपने उसको किसी और स्पीड से थ्रो करवाया था, लेट से आप कह लें कि 17 मीटर पर सेकेंड, तो वो जो 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड थी वो स्लो डाउन कहाँ हुई है। ठीक है, वो चेंज कहाँ पर हुई है, तो वो जो चेंज उसमें आया है वो आपके पास एयर रेजिस्टेंस की वजह से आएगा। ठीक है, जब आप बॉल को किक करेंगे फुटबॉल को, तो फुटबॉल को किक करने में फुटबॉल मूव करेगी एयर में से, और एयर रेजिस्टेंस जो है वो अपोज करेगी फुटबॉल की मोशन को और उसकी स्पीड को रिड्यूस करेगी। तो जो आपके पास रीजन है, ये सजेशन है कि आपके पास स्पीड रिड्यूस क्यों होगी, तो दैट इज योर एयर रेजिस्टेंस। ओके, फर्दर नेक्स्ट ये है आपके पास, डिस्कस वेदर द एवरेज वेलोसिटीज। ठीक है, जो एवरेज वेलोसिटी होगी हमारे पास, ठीक है, वो आपके पास क्या होगी, फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम बी टू सी आर द सेम। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपने डिस्कस करें कि आपके पास जो वेलोसिटीज हैं ए से बी, ठीक है, और बी से सी, वो आपके पास सेम है। तो देखिए वेलोसिटीज, अब उन्होंने बात स्पीड की नहीं की, उन्होंने वेलोसिटीज की बात की है। ठीक है, उन्होंने हमें ये तो कहा है कि एवरेज वेलोसिटी बी से सी तक सेम है आपके पास, लेकिन आपको पता है कि वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब आपके पास जो आपके प्लेयर हैं वो ए से बी जो है वो आपको किक करेंगे, तो उस टाइम आपके पास जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी। ठीक है, डायरेक्शन आपके पास चेंज होगी, और जब आपके पास बी से सी वो किक करेंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ए से बी डायरेक्शन लेट से इस तरफ है,
तो बी से सी डायरेक्शन जो है वो आपके पास इस तरफ होगी, तो डायरेक्शन चेंज होगी। और हमें पता है वेलोसिटी हमारे पास क्या है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या इन दोनों की स्पीड जो आपके पास वेलोसिटीज हैं वो चेंज होंगी? यस, वेलोसिटीज जो है वो आपके पास चेंज होंगी, ठीक है। और आपके पास क्यों होगी? बिकॉज आपकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। सो वेलोसिटीज विल बी डिफरेंट, velocities will because of डायरेक्शंस, ठीक है। डायरेक्शंस की वजह से velocities जो है उनमें चेंज प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके नेक्स्ट सी, सॉरी, नेक्स्ट वी हैव टू डू द क्वेश्चन नंबर 2। यस, इन क्वेश्चन नंबर 2 you can see that they are saying फिगर आपको शो की गई है, फिगर 2.1 शोज अ कन्वेयर बेल्ट ट्रांसपोर्टिंग द पैकेज टू अ रेज द टू रेज टू अ प्लेटफॉर्म, ठीक है। आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, जैसे लाइक जिसके हम लोग जो जाते हैं एयरपोर्ट्स पे जाते हैं, तो वहां पर आपके पास बेल्ट आपके जो लगेज होती है उसको ट्रांसपोर्ट करवाने को, उसको ट्रांसफर करवाने के लिए लगी होती है, ठीक है। वो द बेल्ट इज ड्राइवन बाय अ मोटर, इस बेल्ट को ड्राइवन या चलाया जा रहा है मोटर के थ्रू। फर्स्ट ये जो ए पार्ट है इसमें आपने बताना है स्टेट थ्री टाइप ऑफ एनर्जीज, आपने तीन तरह की एनर्जीज बतानी है अदर देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि उसमें आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। इनटू विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई टू द मोटर इज कन्वर्टेड, क्योंकि आपके पास जो आपका लगेज है वो एक हाइट पे तो वो आपके पास जा ही रहा है, ठीक है। आपने उसके अलावा बताना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देख लेते हैं कि हमारा जो मोटर है वो आपकी बेल्ट को मूव करवा रही है। तो मूवमेंट की वजह से जो आपके पास एनर्जी होगी आपके लगेज को जो मूव करवा रही है या आपकी बेल्ट को जो मूव करवाई है, दैट विल बी योर काइनेटिक एनर्जी। ओके, फर्दर आपको पता है कि वर्क हो रहा है इसमें, ठीक है। तो वर्क अगर आपके पास हो रहा है तो वर्क में आपके पास फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क हो रहा होगा, क्योंकि आपके पास बॉडी जो है वो उसमें फ्रिक्शन भी होगी कहीं ना कहीं, किसी आपके पास मोटर के किसी पार्ट में होगी फ्रिक्शन और डिफरेंट पार्ट में। तो फ्रिक्शन की वजह से जो एनर्जी होगी वो आपकी होगी थर्मल एनर्जी। बिकॉज हमने ये पढ़ा है कि अगर आप अपने हैंड्स को भी रब करें तो आपको पता है कि आपके हैंड्स जो है वो हीट अप हो जाते हैं। हीटअप क्यों हो जाते हैं? क्योंकि फ्रिक्शन जो है उसके वजह फ्रिक्शन की वजह से हीटिंग इफेक्ट जो है वो कॉज होता है। ओके, फर्दर जो थर्ड टाइप ऑफ एनर्जी है वो हम कहेंगे, आपको पता है कि मोटर जो है वो साउंड भी आपके पास प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। कोई साउंड होगी इसकी तो आपके पास साइड बाय साइड आपकी साउंड एनर्जी भी जो है वो प्रोड्यूस कर रही होगी। ओके, सी द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। In the B part, they are saying that the mass of the package is 36 किलोग्राम, ठीक है। ये जो पैकेज आपके पास इस बेल्ट पे रखा हुआ है उसका मैस आपको गिवन है, दैट इज 36 किलोग्राम। कैलकुलेट द इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना है। वी नो द फॉर्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एस जी पी ई, मीन्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mass into the gravity into the height of the body। ओके, mass आपको गिवन है, जितना mass है आपके पैकेज का दैट इज 36 किलोग्राम, ठीक है। और जो वर्टिकल हाइट पे उसको रेज किया जा रहा है, उठाया जा रहा है, उसकी हाइट भी आपको गिवन है दैट इज 2.4 एंड g इज योर gravitational constant, so it is equals to 36 kilogram is your mass, g is multiplied with it 10, you can multiply it with 10 meter per second square, or you can also multiply it with 9.8 meter per second square। Okay, they both are approximately equal। Okay, multiplied with the height, and the height is 2.4 meter। So just put these values into the calculator, that 36 multiplied with 10 and multiply it with 2.4, so your answer for the increase in gravitational potential energy is 864 joule। Okay, that is your 864 joule। Okay, let's see its third part।
In the third part, they are saying that the package is raised through a vertical height of 24 मीटर in 4.4 सेकेंड. ठीक है, जो पैकेज हम जो है वो लिफ्ट कर रहे हैं, वो जो जिसको हमने 2.4 मीटर हाइट तक लेके गए हैं, उसको कितना टाइम लगा है उस हाइट पर जाने के लिए, दैट टाइम इज गिवन टू यू, दैट इज 4.4 सेकेंड्स. ठीक है, तो उसमें आपको वो कह रहे हैं कि कैलकुलेट द पावर नीडेड टू रेज द पैकेज. आपने पावर कैलकुलेट करनी है कि आपके पास पावर क्या होगी. वी नो द फॉर्मूला फॉर द पावर, एज वी नो दैट पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट टाइम. ठीक है, आप एनर्जी भी लिख सकते हैं, यू कैन आल्सो राइट एज वर्क डन डिवाइडेड विद द टाइम. ओके, एनर्जी आपके पास सेम वही एनर्जी होगी जो अभी हम लोगों ने फाइंड आउट की है. ठीक है, इस पार्ट में जो इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड आउट किया, दैट वाज 864 मीटर पर 864 joule. Energy is in joule. Okay, so put the value of energy here, 864 joule, because this energy was also for the height of 2.4 meter, and the mass will be, well, mass will remain same, divided with the time, and you are also given with the time. The time is 4.4 second. So 864 divided with 4.4, so your answer will be equals to 196. That is 196. You can put the unit as joule per second, or you can also write it as watt. Okay, watt is also the unit of power, as watt is equals to joule per second. ठीक है, जो हमारे पास वॉट होता है, 1 वॉट जो है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, 1 जॉल एनर्जी डिवाइडेड विद द इन 1 सेकेंड. ठीक है, नेक्स्ट सी द डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. In the D part, they are saying that assume that the power available to raise the package is constant. ठीक है, जो पावर हम यूज कर रहे हैं वो कांस्टेंट है. कांस्टेंट मींस के लेट से जो अभी हमने 196 की पावर यूज की है, कॉन्स्टेंटली आपके पास वही पावर जो है, उसी पावर से आपके पैकेज को रेज करवाया जा रहा है, उस पावर को चेंज नहीं कर रहे. A package of mass greater than 36 kg is raised through a same height. अब उसी सेम पावर पे एक आपके पास पैकेज है, ठीक है, उसको सेम हाइट पे लेके जा रहे हैं वो, लेकिन अब उसका मैस 36 किलोग्राम से ग्रेटर है. ठीक है, तो क्या होगा, सजेस्ट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन मैस ऑन द ऑपरेशन ऑफ द बेल्ट. जो बेल्ट हमारे पास लगी हुई है, ठीक है, आपके मैस को इंक्रीज करने की वजह से आपके उसके ऊपर क्या आपकी जो है वो इफेक्ट होगा, आपकी इंक्रीज इन मैस का. ठीक है, जो आपने मैस 36 केजी से ग्रेटर लिया है, उसका अब आपने बताना है कि उसका अब क्या होगा. अब देखिए, जो हमारे पास जो सिंपल कांस्टेंट पावर थी वो हमने 36 किलोग्राम के लिए यूज की थी. ओके, तो अब हमारे पास जो मैस है, मैस हमारे पास ग्रेटर है, तो ग्रेटर मैस को अपवर्ड मूव करवाने के लिए क्या होगा, हमारे पास जो आपके वर्क डन है या फिर जो एनर्जी यूज करनी है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी. ठीक है, अगर हम ग्रेटर एनर्जी को यूज करते हैं तो ग्रेटर एनर्जी यूज होगी और हमारे पास जो स्पीड है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, और हमारा टाइम जो है वो ज्यादा लगेगा बेल्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने में. ओके, अगर आपके पास जो आपका जो टाइम है, ठीक है, वो आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपका जो अब पैकेज है, आपका जो मैस है वो ज्यादा हो गया 36 से. आपके पास कांस्टेंट पावर है, पावर वही है, तो उसी पावर को ज्यादा मैस को आपके पास एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, लेकिन अब वो ज्यादा वर्क करेगा उसके लिए उसको टाइम भी ज्यादा रिक्वायर्ड होगा. ओके, सो वर्क डन विल बी ग्रेटर and it will take longer time. ओके, आपके पास टाइम भी उसको ज्यादा लगेगा कि वो आपके पास उसको ट्रांसपोर्ट करवा सके. ठीक है, रिड्यूस. ठीक है, और स्पीड जो है वो बल्कि वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी थोड़ी. ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. That was the D part, and
we have completed this part. Let's see the next part. In the next part, they are saying complete the following statement. You have to complete the following statement. आपके पास statements given है. The moment of a force about a point is, ठीक है, जो आपके पास मोमेंट ऑफ फोर्स होती है, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर आप उसको टॉर्क भी कह सकते हैं, ठीक है, हमने जो आपका टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क का, ठीक है, ये आपके पास सेम है, मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क, दैट इज आर क्रॉस एफ. ओके, इसको हम क्या कहते हैं, ये आपके पास होता है क्या, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट इज मल्टीप्लाइड विद, हम उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता है कि जो टॉर्क होती है मोमेंट ऑफ फोर्स जिसको हम कहते हैं, दैट इज आर क्रॉस एफ, ठीक है, हम उसको जो फोर्स होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं आर से. और ये आर है क्या, ये आर जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है, जो आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है. लेट्स से कि अगर आपके पास ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इस पॉइंट से आपकी बॉडी ने रोटेट करना है, तो ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है जहां पर आप एक्शन अपनी फोर्स का या एक्ट करवा रहे हैं, उससे लेके ये जो पिवट पॉइंट जहां से बॉडी ने रोटेट करना है, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, स्मॉल आर. ओके, तो यही आपके पास the moment of a force is perpendicular to, ठीक है, अच्छा, perpendicular फोर्स, और फोर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके, फ्रॉम द लाइन ऑफ, सॉरी, फोर्स, द मोमेंट ऑफ फोर्स, जो आपके पास फोर्स है इज मल्टीप्लाइड विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट. ओके, तो ये आपके पास आ गया पर मल्टीप्लाइड विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपने अपनी फोर्स जो है वो अप्लाई की है. सी द बी पार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन, ठीक है, इसकी का बी पार्ट हम देखते हैं. बी पार्ट में हम आपको कह रहे हैं फिगर 3.1 शोज अ यूनिफॉर्म आयरन बार बी, ठीक है, आपके पास एक यूनिफॉर्म आयरन बार है. यूनिफॉर्म आयरन बार का मतलब है कि इसकी हर जगह पे इसका मैस या इसका जो क्वांटिटी है इसके मैस की वो हर जगह पे सेम है. एंड द वेट इज 3 न्यूटन, ठीक है, और इसका वेट कितना है, द वेट इज 3 न्यूटन. ओके, यूनिफॉर्म है मतलब इसके इस पार्ट पे भी जितना मैस है इतना ही मैस, इस पार्ट पे भी इतना ही मैस, इस पार्ट पे हर मैस पे सेम है. ऐसा नहीं है कि इस पॉइंट पे आपके पास जो मैस की क्वांटिटी है या फिर आपके पास जो इस पॉइंट इस जगह पे जो आपके पास मैटर का वेट का मैस है वो ज्यादा है, ठीक है, हर जगह आपके पास यूनिफॉर्म है. एंड द लेंथ इज 1.4 मीटर, और इसकी लेंथ क्या है, 1.4 मीटर आपको लेंथ इसकी गिवन है. द बार इज बीइंग यूज्ड टू लिफ्ट वन एज ऑफ द कंक्रीट स्लैब एस, ठीक है, ये आपके पास कंक्रीट का स्लैब है एस, ठीक है, इसको आपके पास लिफ्ट करवाने के लिए आपके पास इस बार को यूज किया गया है. अ स्टोन प्लेस 0.2 मीटर फ्रॉम वन एंड ऑफ बी, ठीक है, आपके पास ये जो बार है इसके एक एंड पे यहाँ पर एक स्टोन रख दिया गया है, ठीक है, इसको लेट्स से कि आप पिवट पॉइंट इसको कंसीडर कर सकते हैं कि इसके अराउंड आपका ये बार जो है वो रोटेट करेगा. द बार इज बीइंग यूज सॉरी सच एक्ट एज अ पिवट. अ फोर्स ऑफ 14 न्यूटन इज पुशिंग डाउन एट द अदर एंड ऑफ बी, ठीक है, ये जो आपके पास बी का ये जो एंड है इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रही है, और ये फोर्स क्या करेगी, इस यहाँ से आप फोर्स अप्लाई करेंगे और यहाँ से आपका ये जो पॉइंट है ये अपवर्ड मूव करेगा और आपकी कंक्रीट स्लैब को जो है वो लिफ्ट करवाएगा. ओके, सो वन में आप देखें ऑन फिगर 3.1 ड्रॉ एन एरो, आपने एक एरो ड्रॉ करना है टू शो द वेट ऑफ द बार एक्टिंग, ठीक है, फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ मैस, ठीक है, कि आपके पास सेंटर ऑफ मैस पे आपने पॉइंट बताना है, ठीक है, आयरन बार का सेंटर ऑफ मैस क्या होता है, सेंटर ऑफ मैस हमारे पास किसी भी चीज का या किसी भी मैटर का वो पॉइंट होता है जहां पर उस पॉइंट पर उस बॉडी का होल मैस एक्ट कर रहा होता है, ठीक है, होल मैस एक्ट करने का मतलब होता है कि उस पॉइंट पे आपके पास बॉडी का फुल मैस जो है वो बैलेंस्ड होता है, उसके लेफ्ट और उसके राइट साइड दोनों पे आपके पास मैसेज जो है वो सेम होते हैं, ठीक है.
तो देखिए अगर आपके पास ये जो आयरन बार है ये बिल्कुल यूनिफॉर्म है, ठीक है, यूनिफॉर्म को मैंने बताया हर पॉइंट पे सेम है। तो अगर ये सेम है तो ये इस सेंटर पे अगर हम एक पॉइंट मार्क करें तो इस सेंटर की वजह से इतना जितना इस साइड पे होगा उतना ही आपके पास इस साइड पे भी मैस होगा। तो आपके पास सेंटर ऑफ मैस कौन सा पॉइंट होगा, ये आपके पास सेंटर का बिल्कुल पॉइंट जो है बार का बिल्कुल सेंटर, ये आपके पास सेंटर ऑफ मैस का पॉइंट होगा। और यहाँ पर आपने इसका वेट जो है W इज इक्वल टू mg, you have to mark it at that point, okay? So ये आपका फर्स्ट पार्ट होगा इस क्वेश्चन का, बी इस क्वेश्चन के बी पार्ट का। नाउ सी थ्रू द नेक्स्ट पार्ट दे आर सेइंग दैट ओके तो इस क्वेश्चन में आपके पास आपने डी जो फाइंड आउट करना है। अब आपको पता है कि ये टोटल है, ये आपके पास फुल इसका आपके पास डिस्टेंस है 1.40 मीटर। ओके ये आपके पास टोटल तो 1.40 मीटर गिवन है। ये आपका जो पिवट पॉइंट है ये वाला, ये आपका पिवट पॉइंट है। ओके ये जो पिवट पॉइंट है इसका फर्दर यहाँ से डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है आयरन बी के ये सेंटर पॉइंट तक, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस 1.0 को हाफ कर लेते हैं, ठीक है। 1.40 डिवाइडेड विद द 2। ओके अगर हम 1.40 को डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा 0.7। ओके सो इट विल बी इक्वल टू 0.7। इट्स मीन कि हमें ये हाफ बार यहाँ से यहाँ का पार्ट मिल गया है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, डी फाइंड आउट करना है ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ बार बी फ्रॉम द पिवट पॉइंट, ठीक है। ये जो आपके पास पॉइंट है पिवट पॉइंट, ठीक है, हम लोगों ने यहां से लेके सेंटर ऑफ मास का आपने डिस्टेंस बताना है। ओके तो अब आप क्या करेंगे, ये जो टोटल 0.7 आया है इसमें से माइनस कर दें आप 0.2 मीटर को, ठीक है। तो ये जो 0.2 मीटर इसमें से आपके पास माइनस हो जाएगा, पीछे सिर्फ आपके पास ये इतना मास आ जाएगा जो कि आपका पिवट से आपके सेंटर ऑफ मास तक है, ठीक है। तो आप क्या करें 0.7 में से माइनस कर दे 0.2 मीटर, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.5 मीटर। ओके ये आपका होगा पिवट पॉइंट से लेके सेंटर ऑफ मास तक का आपका डिस्टेंस। ओके सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। In this question, they are saying yes. In the third part, they are saying that calculate the total clockwise movement about the pivot on of the force acting on the bar, ठीक है। हम लोगों ने टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है उसको फाइंड आउट करना है। हम यहाँ से क्या करेंगे, टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो हमारे पास उसी फॉर्मूला से आएगी जो टॉर्क का फॉर्मूला है। वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ओके जो फोर्स हमारे पास टोटल अप्लाई हो रही है वो हमें गिवन है 14 न्यूटन, ठीक है। 14 न्यूटन की फोर्स हमें गिवन है। और जो टोटल हमारे पास लेंथ है बार की वो हमें गिवन है 1.4। ओके लेकिन आपको पता है कि जब इन्होंने हमें बताया कैलकुलेट द टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट, हम लोगों ने क्लॉकवाइज मूवमेंट फाइंड आउट करनी है अबाउट द पिवट, ये आपका पिवट का पॉइंट है, इस पिवट पॉइंट से आपने फाइंड आउट करनी है। आपने ये 1.4 यहाँ के टोटल के लिए है, तो आप क्या करेंगे 1.4 में से 0.2 के पार्ट को माइनस कर देंगे और सिर्फ जो आपके पास आर आएगा वो आपका जो है वो पिवट पॉइंट से आपका डिस्टेंस होगा। तो आप क्या करेंगे यहाँ से 1.40 इसमें से माइनस कर दें आप 0.2 मीटर। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा गया है पिवट पॉइंट से हम लोगों ने उसको फाइंड आउट करना है। ओके तो आपने जब इसमें से 0.2 को माइनस किया तो आपके पास आर की वैल्यू आएगी, आर विल बी इक्वल टू 1.2। ओके तो ये हमारे पास डिस्टेंस आर आ गया। सो टॉर्क विल बी इक्वल टू 1.2 मीटर multiplied with the force, and the force is 40 न्यूटन। तो जस्ट आप क्या करें कि वैल्यूज को 1.2 को मल्टीप्लाई कर दें 40 न्यूटन से, so your answer for the clockwise movement will be equals to 48 न्यूटन मीटर। okay न्यूटन is for force and the meter is for distance। yes that is your clockwise movement 48 meter। next see calculate the downward force with the slab x exerts on the एंड ऑफ बार बी, ठीक है। ये जो आपके पास जो स्लैब है वो डाउनवर्ड से आपके जो स्लैब आपका जो बी पॉइंट है, ठीक है, एंड ऑफ बार बी, ठीक है,
स्लैब एस एक्सर्ट्स ऑन द एंड ऑफ बार बी, ठीक है, वो आपके पास क्या करेगी, बी पे जो फोर्स अप्लाई करेगी, हमें वो फोर्स जो है वो फाइंड आउट करनी है। ओके, ठीक है, अब वो फोर्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये जो हमने बी पार्ट में आपके पास क्वेश्चन, अभी हम लोगों ने इसी का जो बी पार्ट किया है, ठीक है, इसी क्वेश्चन का, इसमें हम लोगों ने जो फोर्स 48 फाइंड आउट किया है, इस फोर्स में हमने एक और चीज हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, उसमें वो चीज ऐड ऐसे होगी कि हमने टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब टोटल जो क्लॉकवाइज मोमेंट टॉर्क हमने फाइंड आउट किया, उसमें तो हमने सिंपल आर क्रॉस एफ जो है वो अप्लाई किया है, लेकिन जो टोटल फोर्स हमारे पास अप्लाई होगी वो किस किस की वजह से होगी? पहले तो हमने आर क्रॉस एफ फाइंड आउट किया है 48, ठीक है, हमारे पास आंसर आया था 48, लेकिन इसमें हम प्लस करेंगे जो हमारे पास वेट है, आपके पास गिवन है हमारे पास, ठीक है, वेट ऑफ द बार, जो वेट ऑफ द बार है वो हमारे पास कितना है, 30 न्यूटन, और 30 न्यूटन को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.5 से। ये 0.5 कौन सा डिस्टेंस है? ये 0.5 इस डी का डिस्टेंस है, ठीक है। तो टोटल क्लॉकवाइज में आपके पास जो बार का वेट होगा वो भी एड अप हो जाएगा, और आपके पास 0.5 जो उसका हमने डी निकाला था वो भी एड अप हो जाएगा। ओके, सो 30 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से तो आपका आंसर होगा 15, एंड 15 में आप 48 को प्लस करेंगे तो आपका टोटल आंसर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 60, सॉरी, दैट विल बी इक्वल टू 63 न्यूटन मीटर। ओके, सॉरी फॉर द मिस्टेक, इसको आप यहाँ से करेक्ट कर लें। यस, इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन हम कर रहे थे कि कैलकुलेट द डाउनवर्ड फोर्स विद द स्लैब एक्सर्ट ऑन द बार, ठीक है, हमने डाउनवर्ड फोर्स जो है वो एक्सर्ट देखनी है कि स्लैब को कितनी फोर्स एक्सर्ट करती है, ठीक है। तो हमें पता है एफ क्रॉस आर, ठीक है, इक्वल्स टू, जो अभी हम लोगों ने आपके पास टॉर्क फाइंड आउट किया क्लॉकवाइज मूवमेंट में, वो कितनी थी, दैट वाज 63 न्यूटन मीटर। ओके, अब जो स्लैब तक का, जो स्लैब का डिस्टेंस हम लेंगे वो पिवट पॉइंट से लेके जो हमारे पास जो स्मॉलर डिस्टेंस गिवन है, ठीक है, जहां पर हमारे पास जो स्लैब जो है वो आपके बार के एक एंड पे पड़ी हुई है, ठीक है, बिल्कुल उसके एंड पे जो है वो आपके पास टच हो रही है, जहां से उसने लिफ्ट अप होना है, तो वो डिस्टेंस हमें गिवन है, दैट इज 0.2 इक्वल्स टू 63, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास वो फोर्स आपको मिल जाएगी, तो आप 63 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे हम 0.2 से, हमारा आंसर हो जाएगा फोर्स का 315 न्यूटन मीटर। ये आपके पास वो फोर्स है जो कि स्लैब आपके बार बी पे एक्सर्ट करेगी। सी द फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फिफ्थ पार्ट में वो आपको कह रहे हैं सजेस्ट अ चेंज टू द अरेंजमेंट इन फिगर 3.51, ठीक है, जो 3.1 में हमें सारी फिगर दी हुई है इन्होंने, ठीक है, दैट रिड्यूस द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द स्लैब, ठीक है, ये जो हमारे पास सारी अरेंजमेंट है, इसमें वो कह रहे हैं कि आप ऐसा बताएं, ठीक है, कि कोई ऐसा हमें होगा, कोई ऐसा आप सजेशन दें जिसकी वजह से आपके पास ये जो आपकी फोर्स है वो कम हो जाए, कम फोर्स में आप वही इससे वर्क ले सकें जो हम सिंपली पहले इस फोर्स से ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने आपके पास जब टॉर्क का टॉपिक पढ़ा था, टॉर्क में हमने कहा था कि हम टॉर्क को जो है वो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हम ये सबसे पहले तो हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर हमारे पास जो आर और क्रॉस के दरमियान डिस्टेंस होता है डी, ठीक है, अगर उसको इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक है, कि जो आज जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है उसका, और जहां पर से आपका जो बार है वो लिफ्ट होना है, ठीक है, जिसको हमने आर कहा है, उसके दरमियान का डिस्टेंस जो है ये जो 1.40 मीटर है इसको इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक है। अगर, या फिर हम क्या, ये दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि अगर हम अपने जो लॉन्गर बार है उसको यूज करें, ये जो बार है इसकी लेंथ को हम लोग इंक्रीज करके यूज करें, ठीक है। दूसरी बात यह कि अगर आप अपना पिवट पॉइंट जो है उसको कहीं और सेट करें, जितना पिवट पॉइंट इस पॉइंट पे होगा लेफ्ट पे, और लेफ्ट पे इसको ले जाए, तो जितना पिवट पॉइंट इस लेफ्ट पे होगा, तो जैसे ही आप थोड़ी सी भी फोर्स लगाएंगे तो आपका यहाँ से आपका स्टोन जो है वो लिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0.20 मीटर का डिस्टेंस जो है अगर इसको कम कर दिया जाए और आपका पिवट पॉइंट जो है वो लेफ्ट हैंड पे सेट कर दिया जाए, तो इससे भी आपकी फोर्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। आपकी जो टॉर्क की फोर्स है या मोमेंट ऑफ फोर्स है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें आपके पास क्या है कि आप क्या कर सकते हैं, मूव कर लें अपने पिवट को, ठीक है।
मूविंग पिवट पॉइंट टू लेफ्ट, ठीक है, एंड और जो आप इसका सेकंड लिख सकते हैं, यूजिंग लॉन्गर बार, ठीक है, आप लॉन्गर बार को यूज करें और उसकी वजह से आप अपने पिवट पॉइंट को जो है वो सॉरी आप अपनी जो डिस्टेंस है उसको इंक्रीज कर दें, और जिसकी वजह से आपकी टॉर्क की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, यहाँ इस आपके पास इसका जो आपका है क्वेश्चन नंबर 3 वो वाइंड अप हो रहा है। इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। See, the question number 4. Yes. In question number 4, they are saying that use the information in the table, ठीक है, when answering this question, ठीक है, जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर हम इस टेबल के अकॉर्डिंग जो है वो देंगे, ठीक है। हमें इसमें स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस भी गिवन है, हमें इसमें स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर गिवन है, ठीक है, हमें स्पेसिफिक हीट जो है वो फ्यूजन ऑफ आइस भी गिवन है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, एंड जो हमें स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर जो है वो भी हमें गिवन है। ओके, फर्दर इसमें आपके पास क्या है कि एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय स्टेटमेंट द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इन इज 330 जूल पर ग्राम, ठीक है। पर ग्राम मतलब आपके पास एक ग्राम मैस को, ओके, एक ग्राम मैस को, और जो एनर्जी एक ग्राम मैस के लिए होगी वो कितनी होगी, 330 जॉल। तो सिंपल फॉर्म में अगर हम अपनी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को देखें, ठीक है, तो जो एनर्जी हमारे पास किसी बॉडी को के 1 kg मैस में, अगर हम स्टैंडर्ड अपना जो मैस है वो केजी में लें, ठीक है, वो लें तो, और उसके लिए जो हमारे पास जो टेम्परेचर, ठीक है, वो प्रोवाइड किया जाता है कांस्टेंट टेम्परेचर, तो उसको हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमारी, ठीक है। तो अगर हमारे पास इन्होंने हमें जो स्पेसिफाइड किया हुआ है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ठीक है, और उसके लिए वैल्यू हमें दी हुई है 330 जॉल, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि 330 जॉल ऑफ हीट या फिर जो एनर्जी होगी, ठीक है, वो रिक्वायर्ड होगी आपके पास चेंज करने के लिए 1 ग्राम ऑफ आइस ऑफ वाटर, ठीक है, जो आपके पास जो वाटर का 1 ग्राम ऑफ होगा, 1 ग्राम, ठीक है, आपकी आइस का, आप आइस कह लें या वाटर कह लें, उसको चेंज करने के लिए, ठीक है, और किस टेम्परेचर पे, जो टेम्परेचर होगा वो आपका कांस्टेंट होगा। ओके, सो 3 इसका मीनिंग यहां से लिख सकते हैं हम लोग, 330 जॉल ऑफ एनर्जी, सॉरी 330 जॉल एनर्जी, ठीक है, जो आपके पास है रिक्वायर्ड फॉर 1 ग्राम, ठीक है, टू चेंज द 1 ग्राम, ओके, आइस टू वाटर, और आइस से वाटर में हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसको मेल्ट करके, ठीक है, जो हीट टेम्परेचर हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, जो हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे वो हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर होगा जो हम उसको प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमने यहाँ से इसका जस्ट थ्योरेटिकल आंसर दे दिया। अब हम इसके बी पार्ट की तरफ जाते हैं। इसका बी पार्ट देखें, इसके बी पार्ट में कह रहे हैं अ ब्लॉक ऑफ आइस इज टेकन फ्रॉम अ फ्रीजर, ठीक है, एट -25 डिग्री सेल्सियस। एक ब्लॉक है आइस का, उसको हम फ्रीजर से जब निकालते हैं तो उसका टेम्परेचर हमें बताया हुआ है, दैट इज -25 डिग्री सेल्सियस। Place in metal container and heated by a source of constant power, ठीक है। The graph in the figure 4.1 shows how the temperature of the content of the container changes with time. At point E on the graph the container is empty, ठीक है। आपके पास ये जो टोटल ग्राफ की कर्व्स हैं ये आपके पास टेम्परेचर का बता रही है कि टेम्परेचर आपके पास किस तरह चेंज हो रहा है इस पॉइंट्स में, ठीक है। ओके इसके बाद इन्होंने ई पॉइंट पे हमें बताया कि ई पॉइंट पे आपका जो कंटेनर है वो बिल्कुल खाली हो जाता है। इट्स मीन उसमें से सारा वाटर इवेपोरेट हो गया होगा, या देखते हैं हम नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस होगा हमारा, क्योंकि देखिए -25 है, फिर बी तक गए हैं तो टेम्परेचर आपके पास -25 से 0 में ही है। फिर बी से सी आपके पास जो है वो आपकी टेम्परेचर चेंज है, फिर उसके बी से सी टेम्परेचर कांस्टेंट है, फिर सी से डी तक टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली चेंज होता है, और डी के बाद अगेन जो आपका टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने बताना है बी टू सी, ठीक है, के
state what is taking place in the region of graph B to C and from D to E. B से C में आपके पास जो है वो चेंज क्या आ रहा है? A से B तक तो आपका आइस ही रहेगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस तक ऑलमोस्ट आपका जो है वो आइस ही रहेगा। लेकिन B और C जब टेम्परेचर होगा, ठीक है, B और C टेम्परेचर, ये वो टेम्परेचर होगा जब आपकी आइस जो है, ठीक है, वो वाटर में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, व्हेन आइस स्टार्ट्स टू मेल्ट इन वाटर। ठीक है, आपके पास वाटर में मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपके पास डी और ई का बताया हुआ इन्होंने। ठीक है, डी और ई में क्या होगा? डी और ई पार्ट में जब आपकी वाटर आएगा, उस टाइम तक आपकी टोटल आइस आपके वाटर में कन्वर्ट होगी होगी इवन आपका जो वाटर है वो अपने बॉइलिंग टेम्परेचर को भी रीच कर गया हुआ, बिकॉज हमारे जो वाटर है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और डी पॉइंट पे आप देखेंगे कि आपको कर्व से पता चल रहा है कि डी पॉइंट पे आपका जो वाटर का टेम्परेचर है वो कितना हो गया, वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। ठीक है, तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया तो इसका मतलब है इसके बाद आपका टेम्परेचर जो है वो कॉन्स्टेंटली अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो आपका वाटर जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? इवेपोरेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे हमें पता है कि अगर हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, उसके बाद भी हमारा जो वाटर है या हमारा कोई भी लिक्विड है वो पैन में कंटिन्यूसली गर्म होता रहे, तो वो क्या होगा? आपके पास उसमें इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सो यू कैन से एज इवेपोरेशन स्टार्ट। ओके, कॉन्स्टेंटली। और आपके पास ई पॉइंट तक जब आएगा तो आपका फुल वाटर जो है वो एम्प्टी हो जाएगा, आपका ब्लॉक जो है वो खाली हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सी, यूज द इंफॉर्मेशन, ठीक है, ठीक है, इन द टेबल टू एक्सप्लेन व्हाई द लाइन डी इज लॉन्गर देन बी एंड सी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये जो आपके पास बी और सी की कांस्टेंट की लाइन थी, ठीक है, वो आपके पास शॉर्ट है, लेकिन आपके पास डी और ई की लाइन जो है वो लॉन्गर है। ठीक है, तो इसकी आपके पास क्यों, ये क्या रीजन है? क्योंकि आपको पता है कि आपके पास जो डी और ई पार्ट है उसमें आपके पास वेपोराइजेशन हो रही है। ठीक है, इवेपोरेशन हो रही है या वेपोराइजेशन हो रही है। लेकिन बी और सी जो है उसमें आपके पास मेल्टिंग हो रही है, सिंपल। ठीक है, उसको हम कहते हैं फ्यूज होना, आइस का फ्यूज होना मतलब आइस का कन्वर्ट होना। तो जो हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है वो ग्रेटर होती है लेटेंट हीट ऑफ आपके पास फ्यूजन से। इस वजह से आपके पास जो उसकी ग्राफ की लेंथ है वो क्या है? आपके पास इंक्रीज है, बिकॉज आप यहाँ से लिख लें एज बिकॉज the latent heat of sorry heat of vaporization of water is greater than fusion of ice. Okay. Let's see its next part. In the next part, they are saying that use the information in the table to explain why the graph is steeper from A to B than from C to D। ठीक है, जो आपके पास C और D का ग्राफ है, स्टीपर का मतलब है उसकी स्लोप या उसका ग्रेडियंट ज्यादा है। ठीक है, ए और जो आपके पास डी है ना, इसका स्लोप आपने, और उस जो आपके पास सी और डी है इसके स्लोप में आपके पास डिफरेंस है। ठीक है, देखिए यूज द इंफॉर्मेशन के ए और बी जो है वो द ग्राफ फ्रॉम ए टू बी इज स्टीपर, उसमें आपके पास जो आपकी स्ट्रेट लाइन है वो बहुत ज्यादा शार्प है। ठीक है, उसमें ग्रेडियंट आपका ज्यादा है, मैं आपका, ठीक है, रैपिड इंक्रीज आ रहा है। लेकिन सी और डी में आपके पास ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपने बताना है इसमें कि ऐसा इसमें क्यों है, कि आपके पास इसकी एक की आपके पास ज्यादा और एक की कम क्यों है। इसका रीजन ये है कि जब हमारे पास ए से बी में ग्राफ था तो उस टाइम हमारा जो लिक्विड था वो आइस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में। और सी और डी के में जब था वो आपके पास लिक्विड फॉर्म में था। तो आपको ये पता है कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, ठीक है, आइस की, वो क्या होती है? वो लेस होती है। ठीक है, इस वजह से उसका ग्राफ जो है वो बहुत स्टीपर है, वो जल्दी से आपके पास हीट को क्या करती है, थोड़ी सी भी हीट पे आपके पास आप उसको थोड़ा सा टेम्परेचर देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो उसके अंदर एकदम उसके मॉलिक्यूल्स में चेंजिंग आ जाती है। लेकिन जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वाटर की, वो आपके पास क्या होती है? ग्रेटर होती है आई से। ओके, सो यू कैन राइट एज स्पेसिफिक
heat capacity of water, sorry, ice is less, ठीक है, than water. So that is the reason. Okay, let's see the next part of this question. यस, ये क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो एंड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारे इसके सारे पार्ट्स एंड हो गए हैं, ठीक है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम इस पेपर को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।